हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ सम रियल फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं यार, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में ना कई सारे रियल फंक्शन और हैं जिनकी अपने को आज डोमेन, रेंज और ग्राफ देखने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इसके ऊपर, तो आपको जो जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ, जिसका मैं ग्राफ बनवा रहा हूँ, उतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम को वेस्ट करे। पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन डालो अपनी कॉपी में, जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, यार ये कैसा फंक्शन है? ये इस तरीके का फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है। मीन्स आप जब कोई वैल्यू यहां पुट करोगे, आपको आंसर भी वही मिलेगा। आपने 1 पुट करा, आंसर भी 1, 2 पुट करा, आंसर भी 2। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। तो आपसे अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो क्या हो सकते हैं? बोलोगे सर हम तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। और जब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर भी कुछ भी, मतलब ये समझो मैं रियल नंबर डाल रहा हूं, 1 डाला आंसर 1, 2 डाला आंसर 2, 5 डाला आंसर 5। तो रियल नंबर जब मैं डाल रहा हूं तो मेरी रेंज भी क्या आएगी? रियल नंबर, है ना। तो यार ये किसका एग्जांपल है? हम रियल फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो डोमेन, रेंज हमारी रियल नंबर ही होने वाली है, या रियल नंबर का ही पार्ट होने वाली है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों? ग्राफ याद रखना है आपको। ग्राफ इसका होता है ऐसा, ओरिजिन से पास करता हुआ एक ग्राफ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, बस। क्लियर है इतनी बात? दूसरे की बात करते, इसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, वेयर के जो है वो एक नंबर है। मतलब अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो ना, इसकी डोमेन क्या होती है? देखो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। डोमेन इसकी होती है रियल नंबर, पर इसकी जो रेंज होती है बच्चों, रेंज होती है हमारी के। मतलब जो नंबर दे रखा है वही आपकी क्या होती है? रेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ऐसा होता है इसका ग्राफ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यार ये कौन सा फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है। अब आप कोई सी भी वैल्यू एक्स की रख लो, आपका आंसर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। क्यों? क्योंकि यार ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे एक्स होता तो मैं 1 रखता, तो मैं एक्स की जगह 1 रखता, पर यहाँ पे जब एक्स है ही नहीं, तो मैं एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा? कुछ भी नहीं। पर मैं इस फंक्शन में तो वैल्यू पुट कर सकता हूं ना अपनी मर्जी से। तो डोमेन जो होती है वो तो रियल नंबर होती है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर। बट जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आपका क्या आ रहा होगा? हमेशा 5 आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू -7। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर क्या आ रहा होगा? -7 ही आ रहा होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, कैसा बनेगा? ऐसा, है ना। ये होगा 5, इस जगह पे 5 होगा, और इस पे क्या खींच दोगे? एक सीधी लाइन। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे? है ना, -7 आपको कहाँ दिखने वाला है? या नीचे दिखने वाला है। यहाँ पे क्या बना दोगे? एक सीधी लाइन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व आपको ये करना है कि ये किसके पैरेलल होता है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये लेनी है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। पहले वो एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या वाली बात याद रखना है? अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो आपको ये याद रखना है कि ये कहां से पास करता है? पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास करता है। तो इतनी बात जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ग्राफ में, साथ के साथ लिखते चलेंगे। इतनी बात क्लियर है? आइडेंटिटी फंक्शन, जो वैल्यू डालोगे वही वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी वैल्यू डाल लो, आपका आंसर वही आएगा जो कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ग्राफ, डोमेन, रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो। बात करते हैं यार तीसरे फंक्शन की। तीसरा फंक्शन क्या है हमारा? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है यार हमारा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। इसकी डोमेन क्या होती है? बोला सर मैं बताऊंगा डोमेन क्या होती है। अच्छा बताओ। आप बोलोगे सर आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, बस वो वैल्यू मत रखना जिसपे नॉट डिफाइंड हो जाए। हम पढ़ के आ चुके हैं डोमेन कैसे निकालते हैं, कि आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, बस वो वैल्यू मत रखना जिसपे नॉट डिफाइंड हो जाए, यानी कि 0 को मत रखना। क्योंकि आप 0 रख दोगे तो ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा।
तो डोमेन इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और इसकी रेंज क्या होती है, अब जब जीरो हटा दिया है तो फिर तो रेंज हमारी कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो रेंज इसकी रियल नंबर होती है। इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसा और ऐसा। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे ये किसको टेंड करने लग जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करना है। जब x की वैल्यू बढ़ा मतलब बड़ी चीज को, कोई बड़े नंबर से आप अगर 1 को डिवाइड करोगे तो कहां जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। मतलब बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू ये देने लग जाएगा। मतलब करीब करीब y क्या होने लग जाएगा, जीरो। और ऐसी अगर आप x की वैल्यू को एक जीरो की तरफ लेके जाओगे, जब आप x की वैल्यू को जीरो की तरफ लेके जाओगे तो ये किसको टेंड करने लग जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। ये जीरो होता जा रहा है, तो यार अगर ये जीरो नहीं, आपने जीरो रखना नहीं है, जीरो पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर आप इसको जीरो की तरफ लेके जा रहे हो तो ये किस तरफ जाने लग जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाएगा ना, तो इन्फिनिटी। ऐसी इधर अगर आप ऐसी इधर जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लग जाएगा। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यार चौथे फंक्शन की, जिसका नाम है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन ये हमारा किस तरीके का फंक्शन होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। यार ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये दो फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन करे थे इसके ऊपर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हम समझ गए सर, आप क्या बोलोगे कि डोमेन जो होनी चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो होता नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, डोमेन होगी इसकी कि आप जीरो रख सकते हो और इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो। तो जीरो से इन्फिनिटी इसकी क्या होती है बच्चों, डोमेन होती है ना, कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हो, जीरो रख सकते हो और जीरो से बड़ी वैल्यू रख सकते हो, नेगेटिव नहीं रखनी। और ऐसी इसकी रेंज क्या आएगी यार, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे वैल्यू भी तो यही आएगी, या तो जीरो आ सकती है या तो जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कि इसकी रेंज भी क्या होती है बच्चों, जीरो से इन्फिनिटी। समझ आया। तो यार दोनों में, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ यार कुछ इस तरीके का होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, फंक्शन किस तरीके का दिखाई देता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ग्राफ क्या होता है। क्लियर इतनी बात, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आज यार नेक्स्ट रियल फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रियल फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यार पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दो तरीके के पढ़ने, एक आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक आपको पढ़ना है क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक आपको पढ़ना है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो यार इनको समझ लो जल्दी से। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप इसमें 1 डालोगे आंसर 1 मिलेगा, 2 डालोगे आंसर 4 मिलेगा, 3 डालोगे आंसर 9 मिलेगा। यानी कि आप कोई सी वैल्यू डाल सकते हो ना, कोई सा भी रियल नंबर। हाँ, यानी कि आपकी जो डोमेन होगी वो तो हमारी क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। अच्छा रेंज क्या होगी, रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज बताओ। रेंज यार आपको पता हो कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है ना, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ जीरो रखूंगा, देखो अगर मैं यहाँ जीरो रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4। अगर मैं माइनस का 2 रखूंगा जब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 4। यानी कि यहां से मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि नेगेटिव वैल्यू पे भी ये अपने को क्या दे रहा है, पॉजिटिव आंसर। यानी कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा ओवरऑल आंसर जो हमेशा आ रहा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि यहां से मैं रेंज को डिफाइन कर सकता हूँ, रेंज इसकी होगी या तो जीरो होगी या तो इन्फिनिटी होगी, है ना यार। तो ये इसका क्या होता है, रेंज होता है ना, जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है कि जीरो आ सकती है और जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें नहीं देता। ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लेना। इसके बाद इसका ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इसका ऐसा, यू बन रहा होता है, ओरिजिन के ऊपर क्या बन रहा होता है, यू बन रहा होता है। तो ये इसका क्या होता है, ग्राफ। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन में। इसके बाद यार हमारा आता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है बच्चों रियल नंबर। अच्छा रेंज बताओ, रेंज क्या होगी। अरे डोमेन तो समझ गए ना, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यार, कोई रैशनल फंक्शन नहीं थोड़ी ना है जो हमारा काम खराब होएगा, नॉट डिफाइंड की कंडीशन बनेगी,
ना ये स्क्वायर रूट फंक्शन है कि पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। रेंज क्या होगी, रेंज यार इस बार थोड़ी अलग होगी, इसको देख के मत कंफ्यूज होना। इसमें देखो अगर आप 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि 0 आ सकता है। अगर आप 2 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 8। अगर आप माइनस का 2 रखोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 8। यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, 0 भी देता है, यानी कि सारी ही वैल्यू देता है। यानी कि इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, रियल नंबर होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ, इसका बड़ा सुंदर सा ग्राफ होता है, ऐसे लहराता हुआ है ना, ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा ग्राफ होता है। इसको आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, इस तरीके का ही ग्राफ आपका बनता है ना। आप अगर यहाँ 1 रखोगे तो आपका आंसर 1 आ रहा होगा, 2 रखते ही ये कहाँ चले जाएगा, 8 पे चले, जैसे मान लो मैंने 2 रखा, ये सीधा 8 पे चला गया, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का ही बन रहा होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इतनी बातें नोट कर लेना। चलो आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जो एक्स्ट्रा बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है, एक होता है यार मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं यार, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 1 होता है। यार लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है सर जी, पहले तो समझो, इतनी बात समझ आ गई। मोनिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है। आप जल्दी से लीडिंग कोफिशिएंट समझ लो। लीडिंग कोफिशिएंट उसे कहते हैं वो नंबर जो जिस x की मैक्सिमम डिग्री है या जिस x की मैक्सिमम पावर है उसके साथ प्रेजेंट होता है, उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया x की पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस √3। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे को मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 4, यानी कि x की मैक्सिमम पावर 4। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है इसका आंसर, कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या है 1। यानी कि मुझे समझ आ रहा है लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वो वाला x जिसकी मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो मेरे को दिख रहा है ना 1 है, तो यार इस पॉलिनोमियल को बताऊंगा क्या बोलूंगा, मैं इसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। आया समझ में, जैसे मैं बोलूँ x³ + 7x² + 9, है ना। मैं बोलूंगा इसका ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बोलना क्यूबिक तो है पर हम इसको मोनिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके साथ इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। क्लियर है इतनी बात। तो मेन तो ये याद रखना, क्वाड्रेटिक फंक्शन डोमेन रेंज उसका ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन डोमेन रेंज उसका ग्राफ, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, अगले फंक्शन की बात करते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा छठा फंक्शन, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन के नाम से बहुत फेमस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन के नाम से बेसिकली बहुत फेमस होता है, ठीक है। होता क्या है यार, ये होता है fx = mod x, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √ में x², पर ये इस तरीके से ज्यादा फेमस होता है, तो आप ऐसे इसको याद रखना। पर ऐसे भी याद आपको होना चाहिए कि ये भी यही चीज है, ठीक है। तो यार एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर रखा है यार, ये फंक्शन ना ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का कि अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे जब तो ये आपका x ही रहेगा, पर अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो आपका आंसर ये देगा 0, और अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो आपको ये आंसर देगा -x। -x का मतलब है ये अपनी तरफ से उसके अंदर एक माइनस लगा देगा, है, अपनी तरफ से एक माइनस लगा देगा। समझ नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने बोला आपसे कि इसके अंदर रखो 5, आप बोल रहे हो अच्छा अगर आप 0 से वैल्यू रखोगे ना बड़ी तो आप जो वैल्यू रखोगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने बोला वैल्यू रखो 0, अच्छा तो 0 पे आंसर क्या मिल रहा है, 0। और अगर आप वैल्यू रखोगे माइनस का तो यार ये क्या करेगा, अपनी तरफ से उसके अंदर एक माइनस और लगा देगा। आपने -4 रखा तो x रखा आपने -4, और अपनी तरफ से उसने एक और माइनस लगा के उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। यानी कि यहां से मेरे को ये समझ आ रहा है कि इसके अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है फिर तो सब बढ़िया है सर, वो जो वैल्यू रखा है वही उसका आंसर है। बट अगर आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो तब भी ये आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बना के दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपनी तरफ से क्या लगा दे रहा है, नेगेटिव। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है। इसकी डोमेन होगी सर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, पर इसकी जो रेंज आएगी वो जो आएगी वो आपकी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना। नेगेटिव वैल्यू ये नहीं देता। तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है, डोमेन कुछ भी
बट जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। समझ आ गई, नेगेटिव रखने पे भी ये माइनस लगा के उसको क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ देख लो एक बार। ग्राफ होता है यार इसका कुछ इस तरीके का, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, है ना। ओरिजिन पे v बना होता है ये, जैसे u कौन बना रहा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन u बना रहा था ना, ये ओरिजिन पे v बनाता है ना, यानी कि 1 रखोगे तो आपका आंसर भी 1 आएगा, 2 रखोगे आपका आंसर भी 2 आएगा। बट यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1। -2 रखोगे जब भी आपका आंसर क्या आएगा, 2, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। क्लियर इतनी बात, इसको नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं हम सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं ना, इसको नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं, आओ यार, सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये क्लास 12th में भी आपके काम बहुत आता है। तो सिग्नम फंक्शन हमारा होता है fx इजिकल्स टू √x अपॉन में x, है ना यार। ये सिग्नम फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन क्या बना रखी है लोगों ने, कि ये जो सिग्नम फंक्शन है, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे जब तो आपका आंसर आएगा 1, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 0, और अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी रखोगे तो आपका आंसर आएगा -1, है ना यार। इस तरीके से इसको डिफाइन करके रख रखा है। आप खुद ही सोच के देखो, अगर आप 5 रखोगे तो 5/5 कट जाएगा, क्या आएगा 1। आप 7 रखोगे, 7/7 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। यानी कि 0 से बड़ी पे आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1। ऐसे 0 से छोटी रखोगे, जैसे मैंने रख दिया -9 अपॉन में -9, तो ये चीज तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस नीचे की वजह से इसका आंसर क्या आ रहा होगा, -1। तो ऐसे ही इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। इसका ग्राफ कैसा होता है, पहले इसकी डोमेन रेंज जान लो। तो डोमेन क्या होती है इसकी, ऑल रियल नंबर, है ना। आप कोई सी भी वैल्यू इसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है इसकी -1, 0 और 1। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अरे देखो ना, वैल्यू तो 3 ही वैल्यू दे रहा है ना, या तो -1 दे रहा है, या तो 0 दे रहा है, या तो 1 दे रहा है। तो रेंज इसकी क्या होती है, -1, 0 और 1। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इसका बहुत अलग है। इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, 0 ये होता है 1, और ये होता है हमारा -1, ये जाता है इस तरफ और ये जाता है इस तरीका का ग्राफ होता है। तो इसकी फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ, इतनी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, नोट कर लो यार। इसके बाद आखिरी फंक्शन की बात करते हैं। तो आखिरी फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ये सब भी देखने को मिलेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो यार ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है fx इजिकल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना यार। ये किस तरीके का फंक्शन है, ये वर्क कैसे करता है, ये पहले इसको समझ लो, है ना। देखो, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू x, मीन्स कि अगर आप इसके अंदर 5 रखोगे तो ये आपको 5 ही दे देगा। बट अगर आप इसके अंदर 5.3 रखोगे तो ये आपको 5 तक ले जाएगा। यानी कि लेस देन मतलब वो उसको क्या ले जाता है, पीछे वाले इंटीजर की तरफ लेके जाता है। मतलब अगर आप वैल्यू रख रहे हो 5.8 तो ये कहां लेके जाएगा यार, ये इसके पीछे वाले इंटीजर पे ले जाएगा कि इससे पहले क्या इंटीजर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं आपको 0.7, अच्छा इससे पहले क्या इंटीजर रहा होगा, या 0 रहा होगा, है ना। अभी 1 पे तो पहुंचा नहीं है, तो ये क्या करता है, लेस देन पे लेके जाता है। इस बात को दिमाग में नोट डाल के रख लो कि अगर आपको कह रहा है कि 3.7 है तो यार इससे पहले इंटीजर क्या रहा होगा, 4 पे पहुंचा तो नहीं है ना, तो 4 से पहले क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो इस तरीके से ये अपने को वैल्यू देता है कि आप कोई सी, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, मतलब अगर एक इंटीजर ही रख रहे हो तो आपको वही वैल्यू मिलेगा। बट अगर आप ऐसे पॉइंट में रख रहे हो, डेसिमल्स में रख रहे हो, तो ये उससे पहले वाले इंटीजर पे आपको लेके चले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक बार आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं -2.5 तो इसका आंसर क्या होगा, -2 नहीं, इसका आंसर होगा -3। क्या करना है बच्चों, आपको ना इस छोटे पे लेके जाता है, छोटे पे। ये अगर आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे होगा -2, आपका यहाँ होगा -1, यहाँ पे होगा हमारा -2.5 और यहाँ होगा -3। अब इन दोनों से बड़ा कौन है, ये कि ये बड़ा है। पर ये मैंने क्या बोला, ये लेस देन पे लेके जाता है, यानी कि ये किस पे लेके चले जाएगा, इसको
माइनस के 3 पे लेके जाएगा, ठीक है, स्मॉल पे लेके जाता है। तो नेगेटिव वाले केस में कहानी चेंज हो जाती है कि ऐसे याद आपको बड़े पे लेके जाना होता है। नेगेटिव के केस में बड़े, दैट मीन्स बड़े नहीं, ऐसे वैल्यू वाइज बड़ा नहीं, ऐसे आपको देखने में लग रहा है ना कि 2 से बड़ा है 3, जैसे मैं बोलूं माइनस का 7.8, तो किस पे लेके जाएगा, या माइनस के 8 पे लेके जाएगा। तो नेगेटिव में बच्चे गलती करते हैं, इस चीज को नोट डाल के लिख लो। इसके बाद इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन तो यार इसकी ऑल रियल नंबर कुछ भी रख लो, बट जो इसकी रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, इंटीजर होती है ना। इंटीजर का सेट होता है कि आप रियल नंबर की कोई सी वैल्यू रख लो, बट जो आपको आंसर मिल रहे होंगे वो क्या मिल रहे होंगे, आपको एक इंटीजर मिल रहा होगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी बहुत अच्छा होता है, इसको हम फ्लोरिंग फंक्शन भी कहते हैं ना। इसका ग्राफ भी हमारा कुछ इस तरीके का ही बनता है कि अपने को क्या बोलते हैं, इसको फ्लोरिंग फंक्शन में। तो इसको ग्राफ बनाना सीख लो, कैसे बनता है इसका ग्राफ। -3 ऐसे, -1 -2 ऐसे, 1 2 3। सुनो इसका ग्राफ कैसा बनता है। मान लो मैंने 0 रखा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर मैं 0 से आगे चला गया, जब भी मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, 0। कब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा होगा, जब तक मैं इस पे ना पहुंच जाऊं। यानी कि इस पे वैल्यू हमारी, अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 1, है ना यार, समझ रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है कि आप जब तक 0 है तो सही है, 0 ही है। आगे बढ़ रहे हो तो ये खींच के उसको कहां ले जाएगा, 0 तक लेके जाएगा। और इस जगह पे हम ऐसे गोला मार देते कि 1 रखोगे जब, तो आपका आंसर 1 आ रहा होगा। और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप आगे बढ़ते जाओ, ये खींच के आपको कहां लेके जाएगा, 1 तक। बट जैसे ही आप 0 पे 2 पे पहुंचोगे, तो वो कहां, उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, इसकी वैल्यू आ रही होगी आपकी 2, है ना। इस तरीके का इसका फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो सही है, कब तक ये आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, जब तक इस पे 3 नहीं आ जाता, है ना। तो ऐसे इस तरीके का ये फंक्शन बनता है। तो इस तरीके का फंक्शन बनता है, ऐसे इस तरफ बनेगा कि अगर आप यहां पे रख रहे हो 0, तो ये खींच के इसको ऐसे ले आएगा, ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके का ये कुछ फंक्शन बनता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं यार, जो कि है हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है कि हम दो फंक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीजें देखते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा कह रहा है ना, f प्लस एक्स, है ना, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, दोनों को जोड़ने को कह रहा है, तो आप सिंपली दोनों फंक्शन को जोड़ दो। एग्जाम्पल से समझेंगे यार, अभी इसको नोट मार के लिख लो। अगर ऐसे माइनस करने को कह रहा है, तो आप क्या कर दो, दोनों फंक्शन को सिंपली माइनस कर दो। अगर आपको दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो सिंपली उन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही अगर आपको कह रहा है कि दो फंक्शन को डिवाइड करो, तो सिंपली उन दोनों फंक्शन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है अलजेब्रा, इसका समझना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यार इस चीज को। मान लो आपसे कह रहा है एक फंक्शन है fx, जो कि है आपका 2x² + 5। एक दूसरा फंक्शन है आपका gx, जो कि है आपका 7x² + 10। ये फंक्शन आपको दे रखा है, आपको बोल रहा है ये चारों चीजें फाइंड करके दिखाओ। फाइंड करके दिखाओ, पहला f + gx, दूसरा f - gx, तीसरा f gx, चौथा f/gx। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यही चीज करनी है ना यार। तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि fx को और gx को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो, 2x² + 5 + 7x² + 10, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों जुड़ जाएगा 9x², और ये दोनों जुड़ जाएगा 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 15। सिंपल। जैसे आपसे माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो यार, दोनों फंक्शन को क्या कर दो, माइनस। यानी कि अगर मैं माइनस करूंगा जी, इसको इससे करूंगा आएगा -5x², और इसमें से इसको करूंगा तो आएगा -5। यही आपका क्या है, आंसर। जैसे आपसे बोला मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों फंक्शन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी कि वो मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी इससे करूंगा आएगा 14x⁴, इसकी इससे करूंगा आएगा 20x⁴, इसकी इससे करूंगा आएगा 35x⁴, और इसकी इससे करूंगा आएगा 50। यानी कि जो मेरा एंड आंसर आ रहा होगा
जो हमारा एंड आंसर आ रहा होगा 14x⁴, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा 55x⁴ और 50। ठीक है, ऐसे डिवाइड में क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, f/g(x). ठीक है, तो ये आपकी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है, दोनों फंक्शन को ऐसे अपॉन में लिख दो, और डिवाइड हो रहा हो तो कर दो, 2x² + 5/7x² + 10, ये इसका क्या है, आंसर। तो आया समझ में कैसे हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सॉल्व करते हैं। सिंपली प्लस कर रहा है प्लस कर दो, माइनस कह रहा है माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका चैप्टर हो गया समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बनाओ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जब तक पढ़ाई करो, इनको रिवाइज करो, सेट चैप्टर, रिलेशन चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, रिवीजन करते चलो। क्यों आप आगे छोड़ोगे उस चीज को, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।